गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्षदव में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देंगे कविता जैन और प्रकाश काबा, जो पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। और नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए निर्मल बैंक से स्वाति होतकर और सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा से करेंगे एक खास बातचीत। और इसके अलावा तिमाही नंबर्स पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन से होगी एक खास चर्चा। लेकिन इससे पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। और मार्केट इस समय डे लो पर, लेकिन थोड़ा सपोर्ट लोअर लेवल्स पर 18960 18940 का लो था निफ्टी पर। अब हम 18960 पर। बैंक निफ्टी में 42444 इस समय डे लो के बहुत करीब। इस समय 42390 का लो था बैंक निफ्टी में। लेकिन आज की असली तकलीफ है मिड कैप इंडेक्स। 325 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन अब डिक्लाइंस के फेवर में। और ये इंडेक्स अब इस समय डे लो के काफ़ी करीब। और आज कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं मार्केट में, जिनमें दो नाम क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं। एक है M&M फाइनेंशियल, जो 12% नीचे, इनफैक्ट अब 4 नाम हो गए हैं। M&M फाइनेंशियल, उसके अलावा SBI कार्ड 8% नीचे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% नीचे, IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC 5% नीचे। और इंडिया मार्ट भी हर्षदा अब 8% नीचे इंडिया मार्ट ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, इन सभी में हमने देखा है एक के बाद एक बिकवाली की पोजीशंस दरअसल इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी हैं। चलिए, हमारे जानकार इस समय फिर क्या ट्रेड लेकर आए हैं उस पर फोकस करते हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड इस समय। मॉर्निंग अश्विता जी। बिल्कुल, देखिए, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आइडिया है। सबसे पहले शॉर्ट जो आइडेंटिफाई किया है वो है बजाज फाइनेंस में। ऊपरी सरों से लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। वीकनेस यहाँ पे और बढ़ सकती है और जिस हिसाब से शॉर्ट बिल्डअप अभी तक यहाँ पे आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, तो यही लग रहा है कि यहाँ से काउंटर फ्यूचर्स में देखे तो 7400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 7480 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। 7300 पहला टारगेट होगा। 7220 7220 का दूसरा टारगेट होगा। तो बजाज फाइनेंस में बिकवाली करने की सलाह होगी। वहीं जो एक कॉन्ट्रा ट्रेड है वो है रियलिटी स्पेस में, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। गोदरेज प्रॉपर्टीज इनफैक्ट सारे रियलिटी काउंटर्स थोड़ा सा आउटपरफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे रिवर्सल का कैंडल हमें कल के सेशन में देखने को मिला था, तो ये पुल बैक यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 1650 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा 1590 का। ओके, चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज। गाबा सर, आपकी पिक्स इस समय की। वेल, मार्केट तो वीक नजर आ ही रहा है, तो मैंने स्टॉक चुने हैं शॉर्ट साइड, वो है ब्रिटानिया। अच्छे स्टॉक जब टूट रहे हैं तो लगता है कि मार्केट में वीकनेस और बाकी है। ट्रेड कर रहे हैं 4445 पर ब्रिटानिया। स्टॉप लगाना चाहिए 4475 का, ज्यादा नहीं। लगता है इसमें स्लाइड होगा। जो पहला टारगेट रहेगा 4300, वो भी ब्रीच हो सकता है। तो ब्रिटानिया में वीकनेस है। दूसरा स्टॉक जो शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हैं वो है फेडरल बैंक। ट्रेड करा है 138 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 140। स्ट्रक्चर यहां पर भी वीक है। लोअर लेवल करीब 135 के नजर आते हैं। तो यस, फेडरल बैंक शॉर्ट। ओके, तो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स दरअसल काबा साहब ने फेडरल बैंक में पिक किए हैं। वीकनेस देखिए कई सारे स्टॉक्स में अब बढ़ने लगी है और उसी को दरअसल रेडार पर रखा है। ब्रिटानिया भी सेल ही है। कविता जी, बताइए आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे। सो हर्षा जी, कॉन्ट्रा ट्रेड होगा। इट्स लाइक ओबेरॉय रियल्टी जो है वहां पर एक अच्छे मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं। 1114 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लगता है 1122 1140 के प्राइस टारगेट्स के लिए ओबेरॉय रियल्टी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1105 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वही अनादर काउंटर जो मुझे लगता है दैट इज सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक एज ऑफ नाउ 134 के लेवल पर है। मुझे लगता है 137 138 के प्राइस टारगेट के लिए COB पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 13250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए, स्वाति भी जुड़ गई हमारे साथ। स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति, आपकी ट्रेड। सभी के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला एक है लिबर्टी शू पे। लिबर्टी शू का एक चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। इंट्राडे अगर आरडी चार्ट देखोगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। ये 315 का एक ब्रेकआउट लेवल्स है। तो मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ। करंटली 313 314 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट लेवल पे बाई कीजिएगा। 300 रुपीज का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है ये 340 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सेकेंड बाय कॉल मेरा एलिम्पिक लिमिटेड पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर 81.50-60 के रेंज में चल रहा है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में अगर वीकली चार्ट देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है लाइन चार्ट में एंड ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अपने हमें देखने मिल सकता है 87 to 90 के रेंज में। तो करंट लेवल पे बाई कीजिएगा। 78 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 90 लेवल्स ऑन हाई साइड। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स क्लियरली बनते हुए दिखाई दिए हैं।
सभी ने अपने सौदे आपके सामने किए हैं पेश। अच्छा, एक ट्रेड जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, यूपीएल लेकर आइएगा। यूपीएल के आज नंबर्स हैं और उससे पहले स्टॉक करीब करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। इस पर एक टेक्निकली बताइए सिचुएशन कैसी खड़ी है नीलेश, कंसिडरिंग आज नंबर्स आएंगे और इससे पहले दरअसल इनकी एक ग्लोबल पियर ने अपनी गाइडेंस में कुछ बदलाव भी किया है। जी, मेजर स्ट्रक्चर तो काफी वीक है, लगातार यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिली है। लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, सारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे काउंटर ट्रेड हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो चुका है, थोड़ा पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बट पुल बैक पे कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो वहाँ पे वाली ही हावी होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 550 के स्टॉप लॉस से 580 तक का पुल बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट मेजर स्ट्रक्चर मैं कहूंगा अभी भी वीक साइड में। ओके, चलिए ये इस समय एक ट्रेड यूपीएल पर। गाबा सर, निफ्टी पर क्या भी बन रहा है? निफ्टी पर है तो वीकनेस काफी हद तक, बहुत क्लैरिटी है इसके अंदर। अपने जो मिला है उस पर डाउट है। बेस्ट जगह है शॉर्ट करने की जब वो आज का लो ब्रीच हो, फिर हम देखेंगे कल का क्लोज, बिल्कुल परसों का क्लोज, वहां तक एक टारगेट बन जाएगा। लेकिन अच्छी जगह जब वो आज का लो ब्रेक हो जाता है, शॉर्ट करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 25-30 पॉइंट का ज्यादा नहीं, एक ब्रेक डाउन मिल सकता है, वो करीब ले जाते हैं करीब 18,900 के आसपास, तो शॉर्ट ट्रेड बनेगा वहां पर। में क्लियरली वीकनेस बढ़ती हुई। और अनुज, आप मेंशन कर रहे थे 89.26 वो इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच करने के लिए, वहां से ज्यादा दूर है नहीं, 50 पॉइंट और गए तो उसी लेवल पर बैठे हुए हैं। हाँ, बट लेकिन एक बार के लिए मुझे लग रहा है मार्केट डिफेंड करेगा उसको, और थोड़ा सा इवन मिड कैप में भी स्टेबिलिटी आ रही है अब थोड़ी सी। आज तक थोड़ा सा इंडेक्स घूमा जरूर है लोअर लेवल 400 को टेस्ट किया था वहां से। हाँ, थोड़ा सा उसको रिकवरी आई जरूर है। अब ये क्या होता है, कई बार रिकवरी फेल होती है और अगर डे लो हिट होता है तो प्रॉब्लम आती है। ये देखना है कि ये रिकवरी सेल करने वाली रिकवरी है या फिर ये रिकवरी सस्टेन करने वाली रिकवरी है, ये कई बार पता नहीं चलता है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप तो बेटर रहेगा। चलिए, लेकिन एक काम करते हैं अब, हर्षदा, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे गेस्ट जो हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मेहर वोरा जुड़े हैं। जी हाँ, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, मेहर काफ़ी समय से हमारे साथ पहले किसी दूसरी कंपनी के तौर पे आते थे और अब एक नए रूप में मेहर हमारे साथ जुड़े हैं। मेहर जी, गुड मॉर्निंग। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से वापस एक म्यूचुअल फंड में, तो ये मूव कैसा रहा आपका, और अब आपका इस समय क्या व्यू है ओवरऑल? जिस तरीके का पैसा आ रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो या म्यूचुअल फंड्स हो, क्या व्यू बन रहा है आपका? नमस्कार अनुज, हर्षदा, गुड मॉर्निंग। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मार्केट तो वही है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी से मैं पैसा मैनेज करूँ या म्यूचुअल फंड में, द सेम मार्केट, इक्विटी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट जो है वही है। जो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं लेकिन अल्टीमेटली कॉल्स तो वही देते हैं, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस करके। तो मुझे लग रहा है कि आपने जो फ्लोज की बात की, तो ये जो मार्केट की मैं बोलूँगा रेजिलियंस है, ऑफ कोर्स आजकल ऐसा मूड नहीं लग रहा है क्योंकि पिछले दो तीन हफ्ते में मार्केट ने थोड़ा करेक्ट किया है, बट ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया हैज़ बीन अमंग्स द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स लास्ट 18 महीने में हम देखें तो। और ये जो रेजिलियंस है इंडिया की, वो डोमेस्टिक फ्लोज की वजह से आई है। FIIs का तो काफ़ी सेलिंग चल रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं कि FII नंबर्स तो नेगेटिव आ रहे हैं, बट ये जो लोकल सेविंग्स पूल है उसमें दो चीज़ है। एक तो एक पूल लार्ज है और विद इन दैट पूल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ज़्यादा हो रही है जो, और उसमें हम देख रहे हैं कि SIP फ्लोज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के जो रेगुलर प्रीमियम्स हैं, NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम और EPFO, वो भी अब काफ़ी सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हो गए हैं। तो जो पहले मैं कहूँगा 10-15 साल पहले सिर्फ FIIs पे मार्केट डिपेंड कर रहा था, अब ये डोमेस्टिक पूल जो है वो भी मार्केट को काफ़ी अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है, और इसकी वजह से हम देखें तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी काफ़ी कम हुई है। बिल्कुल, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी इस समय जो वॉलेटिलिटी चल रही है खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, जो हमने देखा था पिछले महीने भी एक बार इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था, फिर पिछले हफ्ते भी एक हमने 1000 पॉइंट का मूव देखा था, फ्राइडे को लेकिन 500 पॉइंट की रिकवरी आ गई थी। आपके हिसाब से अब इस समय मिड कैप्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली देखी थी हमने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले 12 महीनों में। लार्ज कैप के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स लेवल पे, और स्टॉक्स लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आई थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है कि कोई स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है,
क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का एडवांटेज ये है कि जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग और अपकमिंग सेक्टर्स होते हैं वो टिपिकली लार्ज कैप में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हम इंडिया के बारे में तो हम कितने सारे सेगमेंट की बात कर सकते हैं, बट वो सारे सेगमेंट आपको निफ्टी 50 या टॉप 100 स्टॉक्स में नहीं दिखेंगे। आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। तो ये अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी। ऑफ कोर्स कभी कभी ओवरशूट हो जाता है, अंडरशूट हो जाता है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इस समय लार्जली अमीर जी निवेशकों के बीच अप्रोच क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो पूरा पैसा आया है या फिर जो मार्केट में तेजी आई थी वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल निवेशकों का जो लगातार जज्बा था कि इक्विटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना है उसके बदौलत था। ऐसे करेक्शंस बहुत कम मिलेनियल्स ने शायद देखे होंगे। तो क्या कुछ रिडेम्पशन प्रेशर का कुछ डर देखने को मिला है? क्या इंक्वायरीज आने लगी हैं कि और पैसा डाले या निकाले? इस समय रुझान क्या है? इन्वेस्टर्स का मूड कैसे आप लोग भाप रहे हैं? देखिए, अभी तो इसको मैं करेक्शन नहीं कहूँगा। अभी तो हार्डली 5-6% का ऊपर से करेक्शन मार्केट या इंडेक्स लेवल पे करेक्शन हुआ है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने देखा है कि नॉर्मल 5 to 10% तो साल में 1-2 बार ऐसे करेक्शंस आते ही हैं। करेक्शंस कहे अप मूव कहे जो भी, बिकॉज करेक्ट होता है अप मूव होता है, तो ये तो अभी बहुत नॉर्मल है। ऑफ कोर्स ग्लोबल सिचुएशन अगर ज़्यादा खराब होती जाती है और मार्केट और ज़्यादा 10-15% गिरता है तो उसको मैं एक वो कहूंगा कि इसको करेक्शन कहते हैं। अब तो ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी है मेरे ख्याल से। तो रिडेम्पशन का कोई प्रेशर नहीं है। हमने देखा है कि अगर रोलिंग 12 मंथ या 24 मंथ बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न्स दिखने लगते हैं पोर्टफोलियोज में लोगों के, तब जाके लोग क्वेश्चन उठाते हैं, वरना ये 1-2 महीने के नेगेटिव रिटर्न से इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस समय फिर आप लोग अपने आप को कैसे पॉइस कर रहे हैं? कहां पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे हैं नया पैसा लगाने की? हमारा बेसिक प्रीमाइस ये है कि इंडियन इकोनॉमी, जो लोकल इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर करेगी। और ये न सिर्फ ये साल, नेक्स्ट 3-4 साल का अगर हम व्यू लेके चले, इंडिया जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से रहेगी। तो उसके हिसाब से हम डोमेस्टिक सेक्टर्स को ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, विच मीन्स उसमें सबसे बड़ा ऑफकोर्स बैंकिंग तो आ ही जाता है। बैंकिंग है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, और इतने सारे जो हम सेगमेंट्स बात करें जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, डिफेंस है, आत्मनिर्भरता का जो है, रेलवेज कैपेक्स है, वो सो बैंकिंग है। इन्वेस्टमेंट्स थीम है जिसमें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, और डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है जिसमें ऑटो वगैरह के सेक्टर्स हैं, उसमें हम ओवरवेट हैं। और जो आईटी वगैरह जो है, जो आउटवर्ड लुकिंग सेक्टर्स है, कमोडिटीज है, आईटीज है, ग्लोबल कमोडिटीज, उसमें अंडरवेट रहेंगे। ओके अच्छा, मार्केट में अब थोड़ी रिकवरी इस समय निफ्टी करीब 60-65 पॉइंट रिकवर कर चुका है, और बैंक निफ्टी में हालांकि उतनी रिकवरी नहीं है, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा रिकवरी है। और अगेन रिलायंस अच्छी तरीके से लीड कर रहा है। अब रिलायंस अब इस समय फिर डे हाई पर, तो अच्छे मूव्स यहाँ पर इस समय रिलायंस में आपको दिखाई देंगे। अच्छा मेरे जी, एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि अब जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट से क्यूज आ रहे हैं और खासतौर से जो क्रूड का एक इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट के ऊपर, क्या उससे डरना चाहिए या अभी नहीं? उस पर इतना मतलब मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा आपके हिसाब से? देखिए, इंडिया के लिए क्रूड काफ़ी क्रिटिकल है, और अगर ये यही लेवल पे रहा या तो और ऊपर जाता है तो अच्छी बात नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट वगैरह में इम्पैक्ट आती है। लेकिन हमने ये देखा है पिछले 12 महीनों में हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रेटेजिकली ऑयल में इन्वॉल्वमेंट किया है, और जहाँ भी चीपर सोर्सेज है, चाहे रशिया है, मैंने एक हेडलाइंस पढ़ी कि वेनेजुएला से भी हम चीप ऑयल लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिवली इसको एड्रेस कर दी है। तो मेरे ख्याल से अगर ऑयल प्राइसेस हाई रहे ये लेवल पे, फिर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, और इतना अभी तक मुझे कंसर्न नहीं लग रहा है। बट ऑफ कोर्स कुछ जियोपॉलिटिकली वजह से और $20 बढ़ जाता ऑयल तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो मैनेज किया हुआ है। ओके अच्छा, एक रैली जो बड़ी आई वो आई ये डिफेंस और रेलवेज में, आपने पार्टिसिपेट किया क्या इन स्पेसेस में, और इस समय क्या भी बन रहा है? बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था, और हम काफ़ी बुलिश हैं। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, रेलवे बजट 80,000 करोड़ का होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, वो 2,40,000 करोड़ का गवर्नमेंट का प्लान है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज है कैपेक्स में। सिमिलरली डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स करने की बात कर रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। पहले एक्सपोर्ट्स की तो बात भी नहीं होती थी, तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। गवर्नमेंट का फोकस पहली बार आया है पिछले कई डिकेड्स में, तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रक्चरल थीम बन रही है, और इसमें स्टॉक पिकिंग की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आएगी पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में।
एनबीएफसीज पर रुझान क्या रहेगा? आई एम श्योर आपने एमएनएम फाइनेंस के नंबर्स देखे हैं, उसने एक बहुत अग्रेसिव नेगेटिव रिएक्शन भी दिखाया है, लेकिन ओवरऑल जो श्रीराम फाइनेंस का परफॉर्मेंस था वो डिसेंट था। बजाज फाइनेंस द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था। इस समय एनबीएफसीज को लेकर आप लोग किस तरह से निवेश करेंगे? बढ़ाने का की कोई कवायद होगी? एनबीएफसीज के व्यू, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे व्यू और भी पॉजिटिव है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन और ग्रोथ की इक्वेशन है वो अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी है, और उनकी जो लाइबिलिटी फ्रेंचाइज है, डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, वो उनको हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो में काफ़ी बेनिफिट कर सकती है। बट हैविंग सेड दैट, एनबीएफसीज जो हैं वो काफ़ी वेरीड है, हाउसिंग फाइनेंस में है, अफोर्डेबल हाउसिंग की है, माइक्रो फाइनेंस में है, कमर्शियल व्हीकल्स, यूज कमर्शियल, तो काफ़ी वैरायटी है। तो स्टॉक पिकिंग के काफ़ी चांसेस हैं, चॉइसेस हैं एनबीएफसीज में भी। सो मैं कहूँगा बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसीज में हमारा व्यू पॉजिटिव है। साथ ही यहाँ पर आप ऑटो कंपनियों, क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, अब मैन्युफैक्चरिंग में इतने नए सेक्टर्स आ गए हैं, लेकिन जो कोर मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में हम देखते थे वो ऑटो कंपनियां ही लार्जली रहती थी। अब दिवाली में ऑफ कोर्स कंपनियां एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कुछ पिकअप देखने को मिलेगा, दशहरा सेल्स में कुछ इंप्रूवमेंट था वॉल्यूम में, लेकिन अर्निंग्स वाइज किस तरह की डिलीवरी रहेगी? और क्या अभी भी आपको लग रहा है कि जो अल्फा मिलेगा वो लार्जली वो ईवी सेक्टर वाले स्टॉक्स में मिलता हुआ दिखाई देगा, या फिर एक ही पेंट ब्रश से आप आइडेंटिफाई करेंगे इन स्टॉक्स को? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो ऑफ कोर्स जिनके पास ईवी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, चाहे वो टू व्हीलर्स में हो या कार्स में, उनको बेनिफिट होगा। बट ये मैं कहूँगा 5 साल की स्टोरी है, बियॉन्ड 5 ईयर्स की। शॉर्टर टर्म में मेरे ख्याल से मॉडल लॉन्चेस और जो प्रीमियम कार्स हैं जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, उसमें जो अच्छा मॉडल लॉन्च कर पाते हैं उसको बेनिफिट होगा, कार्स में खास करके। टू व्हीलर्स में अनफॉर्चुनेटली जो लोअर एंड है वहाँ पे अभी तक हमने इतनी ट्रैक्शन नहीं देखी है डिमांड में, शायद ये रूरल इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन है। तो मैं कहूँगा ऑटो सेक्टर ब्रॉडली एक के शेप रिकवरी दिखा रहा है, जहाँ पे जो वैल्यू सेगमेंट है वो ग्रो नहीं कर रही है, चाहे वो कार की वैल्यू सेगमेंट हो या टू व्हीलर्स हो, इतनी ग्रो नहीं कर रही है। बट प्रीमियम सेगमेंट्स अच्छा ग्रो कर रही है। तो जो कंपनीज के पास अच्छे प्रीमियम मॉडल्स हैं, खास करके एसयूवीज में, उनकी जो है प्रोस्पेक्ट ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट एक चीज मैं आपसे पूछने वाली थी, जो प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी है, अब उस के शेप में भी वो के में भी एक के उभर कर आ रहा है कि सबसे ज्यादा प्रीमियम एंड की गाड़ियां या फिर प्रोडक्ट्स बड़े आसानी से आज लोग खरीद रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि यही होता है ना कि सारा जो बड़ा खर्चा हो रहा है वो अमीर में भी अमीर कैटेगरी में हो रहा है। बिल्कुल। तो ये डिजायरेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, बट एटलीस्ट कोई सेगमेंट तो ग्रो कर रहा है, और टिपिकली ये होता है कि एक सेगमेंट ग्रो करता है, वो फिर बाकी सेगमेंट्स को खींचता है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, एक बार जरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक वापस लेकर आइए, और फिर इंटरडे लो से शानदार रिकवरी यहाँ पर इस स्टॉक में। मेरे ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स रहे हैं, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, इनफैक्ट ब्रोकरेजेस हो गई, डीपीज, ये सब ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। कोई पोजिशनिंग है आपकी यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या आपकी? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर इन द स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस। लेकिन आई थिंक अगर थेमेटिकली देखें तो ये जो हमने जनधन आधार का जो कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से फाइनेंशियलाइजेशन बहुत इजी हो गया है। आप अगर 10 साल पहले देखें तो फिजिकल फॉर्म्स भरने पड़ते थे ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए, बैंक वेरिफिकेशन करनी पड़ती थी। अब 1 क्लिक में आप विद इन 5 मिनट्स आपका ब्रोकरेज अकाउंट खुल जाता है, और हम देख रहे हैं कम से कम 10 से 20 लाख अकाउंट्स हर महीने खुल रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स, ब्रोकरेज अकाउंट्स करके। तो ये जो है एक ट्रेंड है, वो काफ़ी बेनिफिट करता है, और उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स इन द वैल्यू चेन को बेनिफिट होगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मीर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मार्केट में इस समय अच्छी रिकवरी, निफ्टी इनफैक्ट ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, बस सिर्फ 14 पॉइंट रेड में रह गया है। लोअर लेवल से शानदार रिवर्सल इस समय निफ्टी में, अब करीब 94 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन से होगी एक खास चर्चा।
आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भारतीय बाजारों में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आती हुई, अब सिर्फ 11 पॉइंट नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। 19,000 पर वापसी इसकी हुई है। 38,565 के लेवल्स पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स पहुंचता हुआ तो अब सिर्फ 135 पॉइंट ही नीचे है। तो लगभग 150 पॉइंट की रिकवरी आप कह सकते हैं, या फिर 150 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में बनती हुई। और निफ्टी बैंक 42,558 के आसपास ये भी डे लो से अपनी चाल को कुछ बेहतर करने की पूरी कोशिश में लगा है। रिकवरी कौन लीड कर रहा है? एक तो ऑफ कोर्स हमने देखा है निचले स्तरों से एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में तेजी आई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अल्ट्राटेक सीमेंट पर, वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबर पर स्टॉक 1.1% ऊपर। सन फार्मा में तेजी की पोजीशंस, और ऑफ कोर्स रिलायंस अपनी भूमिका निभा ही रहा है बढ़त में या फिर मार्केट को थोड़ा सा स्टेडी रखने में। चलिए, कुछ स्टॉक्स की हमने चर्चा की है, लेकिन अब बात करते हैं नतीजों की। और यूनियन बैंक के दरअसल नंबर्स आए, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे दूसरी तिमाही में बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है। 90% का उछाल दरअसल मुनाफे में दर्ज हुआ। बैंक की ब्याज से कमाई करीब करीब 10% बढ़कर आई है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 8 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। इस सब के अलावा एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, यानी कि एनपीए में कमी देखने को मिली है। अब क्या ड्राइव कर रहा है नंबर्स को, इस सब पर बातचीत करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन साहब, स्वागत है आपका। की हाइलाइट्स तो मैंने खुद कुछ मेंशन कर दी, लेकिन किस तरह की ग्रोथ आपने लार्जली एंजॉय की है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में? जिन सेगमेंट्स को आप लोन देते हैं वहां पर कितना पिकअप देखने को मिला है? हमने जो भी इस वर्ष का गाइडेंस दिया है उसके अनुरूप हमारा परफॉर्मेंस रहा है। आप बिजनेस नंबर्स देख लें, करीब 10% वृद्धि हुई है, या प्रॉफिटेबिलिटी देख लें तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें तो 90% की वृद्धि हुई है। और दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय द एनआईआई ग्रोथ एज वेल एज द फी इनकम ग्रोथ। इसी तरह एसेट क्वालिटी में जो हमने गाइडेंस दिया है उसमें भी काफी उसी स्तर पे हम आगे बढ़े हैं। हमारा ग्रॉस एनपीए कम होकर 6.4% हो गया है, नेट एनपीए सिर्फ 1.3% है, प्रोविजन कवर रेशियो और भी बढ़कर 92% हो गया है, कैपिटल में है बहुत स्ट्रांग है। तो हर क्षेत्र में यूनियन बैंक का प्रदर्शन सितंबर की तिमाही में बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, डिपॉजिट्स के मामले में और कासा के मामले में वैसे मैं देख रही हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैट माहौल बनता दिखाई दिया। अगर आप हमें एक अंदाजा दे सके कि बिजनेस मोमेंटम की सिचुएशन कैसी है और आगे फेस्टिविटीज के चलते कितना पिकअप देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, हमारा जो गाइडेंस है FY24 का उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर आप Q2 का भी सिक्वेंशियल ग्रोथ भी देखें तो एडवांसेज हमारा जो है 3.5% के दर से बढ़ा है, और इसमें जो हमारा रैम सेगमेंट जो हमारा फोकस एरिया है उसमें 5% की ज्यादा वृद्धि हुई है सिक्वेंशियल स्तर पे। और हमारा विश्वास है कि इस रेट से अगर हम ग्रो करेंगे तो 10 to 12% का जो हमारा रेंज है गाइडेंस है एडवांसेज ग्रोथ का, उसको हम पूरा कर सकेंगे। अगर आप देखें रैम सेगमेंट में तो रिटेल, एग्री, एमएसएमई तीनों सेगमेंट जो है सितंबर में करीब 15% वृद्धि दर्ज किया है। मार्जिन्स में हमने देखा है खासा इंप्रूवमेंट रहा है, लेकिन क्या ये जो 8-9 क्वार्टर हाई पे मार्जिन्स है वो सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, हमारा निम का जो गाइडेंस है वो 3% का है, और इस क्वार्टर में हमने करीब 3.18% निम को दिया है। बट मेरा मानना है कि आगे जाके थोड़ा सा निम जो है स्टेबल होगा और इट विल रिट्रैक्ट टुवर्ड्स अराउंड 3% लेवल। अभी क्या हो रहा है कि असेट की रिप्राइसिंग जो है थोड़ी फास्टर हो रही है कंपेयर टू डिपॉजिट रिप्राइसिंग, इसलिए हमको निम में इस तरह की वृद्धि मिल रही है। बट आगे जाके मुझे लगता है ये 3% के स्तर पे आएगा, जो कि हमारा गाइडेंस भी है। फेयर इनफ, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज मुझे अगर अंदाजा दे सके कि स्लिपेजेस को लेकर इस क्वार्टर में आंकड़े क्या कह रहे हैं और यहाँ से आउटलुक क्या रहेगा स्लिपेजेस का? देखिए, स्लीपेजेस का हमने जो गाइडेंस दिया था डेलिंक्वेंसी का अराउंड 12,000 करोड़ फॉर द फुल ईयर, जो कि करीब 1.5% डेलिंक्वेंसी रेट है। अगर आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर Q1 में हमारा करीब 3,200 करोड़ का स्लीपेज था, जो करीब 20% घटकर Q2 में सिर्फ 2,600 करोड़ रहा है। तो इस स्तर पे हम 12,000 करोड़ का जो हमारा स्लीपेज का गाइडेंस है हम उसके अंदर ही रहेंगे। और इस तरह रिकवरी भी जो हमारी है स्लीपेज से ज्यादा हो रही है। अगर आप Q2 का भी देखेंगे तो हमारा जो रिकवरी एंड अपग्रेडेशन है वो स्लीपेज से ज्यादा रही है। इसी के कारण जो हमने ग्रॉस एनपीए को कम करते जा रहे हैं, और हमारा इस वर्ष का जो गाइडेंस है ग्रॉस एनपीए को 6% से कम लाना है,
और नेट एनपीए को 1% से भी कम लाना है। बिल्कुल हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक मजबूत आउटलुक स्टॉक आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए ओवरऑल नंबर्स पर और यहाँ के आगे के आउटलुक पर। चलिए अब बाजार पर अपनी चाल क्या बन रही है उस पर वापस लौटे। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बीच करीब करीब 2% तक के गेन्स पर आ चुका है, तो यहाँ से मोमेंटम अच्छा खासा इसमें बना हुआ है। वो इनफैक्ट एक ट्रेंडिंग काउंट साबित होता हुआ। कुछ ही देर पहले आपको याद होगा अनुज मेंशन कर रहे थे कि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही थी। आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट में पोजीशंस और भी मजबूत होती दिखाई दी हैं। यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड क्लियरली कायम है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, अच्छा गावा साहब है क्या हमारे साथ, डायरेक्टर साहब? अच्छा नीलेश जी आप बताइएगा अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है। 8,334 का स्टॉक इस समय कर रहा है कारोबार 1.5% ऊपर, और क्लियरली वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की खबर पर तेजी बनती दिखाई दी है। बिल्कुल मैम, देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर हमें देखने को मिला था, बट काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 8150 से 8200 के जोन में बनता हुआ नजर आ रहा है। तब यहाँ से ऊपरी स्तरों पर 8450 से 8550 लगभग 8600 तक का मूव भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें। 8200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 8500 से 8600 तक का मूव ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है। 8500 तक के लेवल्स अल्ट्राटेक सीमेंट में बनते दिखाई देंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड आज की खबर की डेवलपमेंट पर यहाँ पर अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है, जहाँ पर बाकी सीमेंट काउंटर्स में ऐसा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, वायदे बाजार के कुछ स्टॉक्स जिनमें सुबह से ही प्रेशर कायम है, इंडिया मार्ट, एयू स्मॉल, एसबीआई कार्ड, उनमें अभी भी 7 से 8% तक का नुकसान पर कारोबार बनता दिखाई दिया है, और 10% से ज़्यादा की गिरावट पर इस समय आपको दिखाई दे रहा है। M&M फाइनेंस, MGL और सिप्ला, ये दो ट्रेड्स हैं जो अपने गेन्स को होल्ड कर पा रहे हैं। 1000 के ऊपर स्वाति के MGL खरीद रही हैं आज? एमजेल की अगर बात करें तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि ये काफी साइडवेज मोमेंटम है, जिस हिसाब से हम लोग ने एक पुल बैक रैली देखी थी वो भी 200 DMA के ऊपर वेल सस्टेन्ड है, बट मुझे लगता है और एक दो दिन हमें देखने पड़ेगा अच्छा जी ये सस्टेन होता है कि नहीं 200 DMA और नॉट। मुझे लगता है ये ऊपर में 20,020 का एक ब्रेकआउट लेवल है, वो एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा तो एक पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 1080 टू 1100 के रेंज में। तो करंट लेवल पे वेट एंड वॉच 1020 के ऊपर भी बाइंग करना चाहिए, और ऑलरेडी जिनके पास बाइंग पोजीशन है वो 990 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए नीलेश और स्वाति, हम आपसे लेंगे इजाजत। बहरहाल बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर, अभी भी दबाव है लेकिन डे लो से थोड़ा सा संभला जरूर है मार्केट। अब यहाँ से आगे की तैयारी क्या हो और किस तरह के ट्रेड्स लेने हैं, पूरा जिम्मा अब नीरज जी के हाथ में। नीरज जी ओवर टू यू। ओके, इंटरेस्टिंग मूड पे है बाजार, थोड़ी रिकवरी दिख रही। कोई लेवल जहाँ पे नजर रखनी है मुझे?